In the midst of the economic and political crisis, the ruler of Iran, Nadir Shah, sacked and plundered the city of Delhi in 1739 and took away immense amount of wealth. This invasion was followed by a series of plundering raids by the Afghan ruler Ahmad Shah Abdali, who invaded North India 5 times between 1748 and 1761. इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस के बीच में नादिर शाह के रूलर, जो ईरान के रूलर थे, उन्होंने दिल्ली में 1739 में आक्रमण कर दिया और अपने साथ बहुत सारा धन ले गए। जहाँ यहाँ पर दिल्ली को उन्होंने लूटा और यहाँ से बहुत सारा धन अपने साथ ले गए। उनके इस आक्रमण के बाद एक सीरीज आगे आक्रमण की दिल्ली के ऊपर, जो कि अफगान रूलर अहमद शाह अब्दाली के द्वारा की गई। उन्होंने नॉर्थ इंडिया में 5 टाइम्स आक्रमण किया 1748 से लेकर 1761 तक। Already under severe pressure from all sides, the empire was further weakened by competition amongst different groups of nobles. They were divided into 2 major groups or factions, the Iranis and Turanis, nobles of Turkish descent. For a long time, the later Mughal emperors were puppets in the hands of either one or the other of these 2 powerful groups. पहले ही सभी तरफ से बहुत प्रेशर पड़ रहा था मुगल एम्पायर के ऊपर, बट एम्पायर को इन कंपटीशंस ने दो नोबल्स के 2 ग्रुप्स ने बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया। ये 2 ग्रुप्स में बट गए, ईरानीस और तुरानीस। नोबल्स और तुर्किश डेसेंट थे, जो कि और लंबे समय तक लेटर मुगल्स एम्परर्स इनके हाथों में पपेट बन गए और ये 2 पावरफुल ग्रुप्स उभर कर आने लगे, जिनकी बातों को के आगे मुगल एम्परर्स नहीं बोल पाते थे, उनको उनकी बातें माननी पड़ती थी। उन दोनों के आपस की कंपटीशन में मुगल एम्पायर कमजोर होता चला गया। द वर्स्ट पॉसिबल ह्यूमिलिएशन केम व्हेन 2 मुगल एम्परर्स फारूक सैयर 1713 to 1719 and Alamgir II 1754 to 1759 were assassinated, and 2 others, Ahmad Shah 1748 to 1754 and Shah Alam II 1750 and 1860 were blinded by their nobles. सबसे ज़्यादा वर्स्ट पोजीशन तब हो गई एम्परर्स के साथ बुरे सलूक करने की, जब फारूक सैयर और आलमगीर को मार दिया गया और 2 अन्य अहमद शाह और शाह आलम II को उनके नोबल्स के द्वारा अंधा कर दिया गया। तो इस तरह से मुगल एम्पायर को बहुत सारे क्राइसिस को झेलना पड़ा। Emergence of new states. With the decline in the authority of the Mughal emperors, the governors of large provinces, Subedars and the great Jamindars, consolidated their authority in different parts of the subcontinent. Through the 18th century, the Mughal Empire gradually fragmented into a number of independent regional states. Broadly speaking, the states of the 18th century can be divided into 3 overlapping groups. States that were old Mughal provinces like Awadh, Bengal and Hyderabad. मुगल एम्परर्स की अथॉरिटी के डिक्लाइन के साथ ही गवर्नर्स, जो बड़े प्रोविंसेस के सूबेदार थे और बड़े बड़े जमींदार थे, उन्होंने अपनी अथॉरिटी डिफरेंट सब कॉन्टिनेंट के डिफरेंट पार्ट्स में संगठित कर ली। और 18th सेंचुरी में मुगल एम्पायर में बहुत सारे इंडिपेंडेंट रीजनल स्टेट्स बन गई। कहा जाता है द स्टेट्स 18th सेंचुरी में 3 ओवरलैपिंग ग्रुप्स में बट गई। स्टेट्स दैट वर द ओल्ड मुगल प्रोविंसेस, जो कि मुगल एम्पायर के पुराने प्रोविंसेस थे, जैसे अवध, बंगाल और हैदराबाद। Although extremely powerful and quite independent, the rulers of these states did not break their formal ties with the Mughal Empire. अवध, बंगाल और हैदराबाद यद्यपि बहुत पावरफुल और इंडिपेंडेंट थे, पर उन्होंने मुगल एम्पायर्स के साथ अपना टाई अप खत्म नहीं किया। स्टेट्स दैट हैड एंजॉयड considerable independence under the Mughals as Watan Jagir, these included several Rajput principalities. जो स्टेट्स पहले से ही मुगल एम्पायर के टाइम वतन जागीर के रूप में इंडिपेंडेंस स्वतंत्र थी, उनमें कई राजपूत रूलर्स थे। द लास्ट ग्रुप इंक्लूडेड स्टेट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ मराठास, सिख्स एंड अदर लाइक द जट्स. These are of differing sizing and had seized their independence from the Mughals after a long drawn armed struggle. राजपूत, जो कि पहले मुगल एम्पायर्स के अधिकार में इनकी प्रोविंसेस थी, उन्होंने अपनी
जागीर अपने स्वतंत्र जागीर घोषित कर दी। इसी तरह से मराठा, सिख्स और जट्स ने भी अपने रीजन्स को मुगल एम्पायर से एक लंबे स्ट्रगल के बाद आज़ाद करवा दिया। इस तरह से नई स्टेट्स उभर कर आई।